Hi everyone, this is CA Kuldeep Singh. Welcome back to my channel after so many months. Around 6-7 महीने हो गए. I have not recorded any video. My God. मतलब लास्ट मैंने रिकॉर्ड करी थी विच आई रिमेंबर इट वाज अराउंड मार्च का टाइम वो चल रहा था और मैंने 2 वीडियोस एक साथ रिकॉर्ड कर दी थी और आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं रेगुलर हूँ और ऐसी रेगुलरिटी बनाई कि तीसरी वीडियो बन नहीं पाई. रीज़न क्या है, देखो एक पीक सीज़न चल रहा था ऑडिट का. मार्च के बाद से सितंबर अक्टूबर हमारा इट्स अ बिजी पीरियड. उस टाइम वीडियो बनाना, यूट्यूब के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. इट्स नॉट लाइक कि मैं बना नहीं सकता. इट्स लाइक कि आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. मैं सीख रहा हूँ बट नाउ आई हैव वर्ड ऑफ फ्यू टॉपिक्स. आई कैन थ्रो लाइट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. लेट्स सी क्या रहता है. अभी कमिंग टू द टॉपिक, how audit is done in Big Four. First part was planning, second was execution, today is completion stage. Before coming to today's agenda, let's recall everything in 2 to 4 minutes what we discussed previously. So first stage जो हमारी थी that was planning and audit. सीधा start होता है signing of EL से. उसके बाद audit team हम फॉर्म करते हैं. ऑडिट टीम फॉर्म करने के बाद जो लीडर और मैनेजर होते हैं वो पूरी टीम को क्लाइंट से रूबरू करवाते हैं. हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? रंगीला राजा प्राइवेट लिमिटेड का 200 करोड़ का बिस्किट्स का टर्नओवर है, उसका ऑडिट चल रहा है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ऑडिट टीम जो है क्लाइंट के पास जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग लेगी एंटिटी की और उसके पूरे एनवायरनमेंट की. रेवेन्यू मॉडल क्या है, किस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है, हर चीज़ पूछी जाएगी. कैसे कंपनी के पास पैसा आता है बिजनेस करने के लिए और कोई सरप्लस फंड है तो वो कहाँ कंपनी इन्वेस्ट करती है. कंपनी के की कस्टमर्स कौन है, उसके सप्लायर्स कौन है, ये सब चीज़ें जो है आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कंपनी के बारे में. अच्छा, ये सब हो गया. अब उसके बाद क्या करना है, ऑडिट टीम को जाना है प्रोसेस हेड्स के बाद. उनसे पूछना है हमें वॉक थ्रू दो अपनी प्रोसेस का. एक प्रोसेस होती है ना, रेवेन्यू साइकिल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, हर एरिया का एक डिपार्टमेंट होता है, उनका एक मैनेजर होता है. उसके पास जाओ, उसकी पूरी प्रोसेस समझ के आओ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कंपनी में काम कैसे चल रहा है. ये सब होने के बाद आपको जो है ऑडिट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मटीरियलिटी सेट करना, वो सेट करनी पड़ती है बेस्ड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स. और जो फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं बेंचमार्क. बेंचमार्क डिसाइड करो क्या रखने वाले हैं आप. प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखने वाले हो, रेवेन्यू रखने वाले हो, एसेट्स रखने वाले हो. डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेके कौन सी चीज़ जो है उस पर बेस्ट सूट करेगी. एक्सपेंसेस को भी ले सकते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, केस टू केस डिफर करेगा. जब आपने बेंचमार्क पकड़ लिया तो अपनी फर्म की मेथडोलॉजी के हिसाब से उसमें परसेंटेज लगाओ और ओवरऑल मटीरियलिटी निकालो. अच्छा, सेफर साइड चलने के लिए परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी निकालो जिस पर ऑडिटर एक्शन में ऑडिट परफॉर्म कर रहा होता है. एक फालतू की ऑडिटर कहता है मेरा वक्त बहुत कीमती है, मुझे छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान मत करो. कुछ ऐसी एक लेवल सेट कर लेगा, उससे नीची और उससे छोटी जो मिस्टेक्स होंगी उसको बोलेगा ये दिस इज़ वेरी ट्रिवियल, बहुत मामूली चीज़ें हैं, बहुत मामूली मिस्टेक है, आई हैव टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दिस कंपनी, मैं इनको देखता नहीं फिरूँगा. ये सब काम होने के बाद यहाँ पर आपके पास अब पूरी अंडरस्टैंडिंग है कंपनी की, आपने वॉक थ्रू कर दिया है. अब वो आप बना सकते हो एग्जीक्यूशन स्टेज का प्लान जो कि है TOC एंड TOD. इसका प्लान जब बन जाएगा यहाँ पर आपकी प्लानिंग स्टेज ख़त्म होती है. जैसे आपकी प्लानिंग स्टेज ख़त्म होगी आपको ऑडिट अब एग्जीक्यूट भी तो करना है. तो यहाँ पर जैसी प्लानिंग ख़त्म होगी आपको रिव्यू के लिए भेज देना है. प्लानिंग भी रिव्यू होगी, जो आपके वर्क पेपर्स होंगे, और आपका एग्जीक्यूशन स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. सबसे पहले तो आपको कंट्रोल्स जो है, कंपनी के कुछ रिस्क होते हैं हर डिपार्टमेंट में, उसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी डिज़ाइन करती है एक कंट्रोल और फिर उस कंट्रोल को करती है इम्प्लीमेंट. और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ऑडिटर करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल. क्या बोला मैंने? कंपनी के पास कुछ रिस्क होते हैं, उसके लिए डिज़ाइन करती है कंपनी कंट्रोल. उस कंट्रोल को जो डिज़ाइन, जिन कंट्रोल्स को डिज़ाइन करा है उनको करती है इम्प्लीमेंट. अब उन डिज़ाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑडिटर जो है वो टेस्ट करता है थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल बाय अप्लाइंग ऑडिट मेथड सैम्पलिंग मेथडोलॉजी which is every firm has different methodology in the firm considering materiality and sampling methods. ठीक है. जब आपका कंट्रोल टेस्टिंग होगा तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कितना रिलायंस कंपनी पे कंट्रोल्स पे कितना आपका होल्ड है, कंपनी के कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, उसी बेसिस पे आपकी टेस्ट ऑफ डिटेल की जाएगी. एक मैंने ऐसे करके बताया था, अगर कंट्रोल्स हाई है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस कंट्रोल का हाई है टेस्ट ऑफ डिटेल कम करनी पड़ेगी, सब्सटैंटिव टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी. ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है दोनों.
सारी FSLI जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम जितने भी हैं, उनका इंडिविजुअली आपको सब्सटेंटिव टेस्ट करना है सबको, ठीक है। असर्शन बेस्ड टेस्टिंग, सारे जितने 7 इस टाइप के असर्शन होते हैं, CACVOP ऐसे करके सबकी अपनी अपनी अपना तरीका होता है याद करने का। मेरी एक वीडियो भी बड़ी है, मैंने उसमें अच्छे से डिटेल में असर्शन के बारे में बात करी है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। अच्छा, जब ये हो जाएगा एग्जीक्यूशन स्टेज, तो आपको एग्जीक्यूशन रिव्यू कराना पड़ेगा मैनेजर से, उसके बाद पार्टनर भी रिव्यू करेगा उन चीज़ों को, और जब वो रिव्यू हो के आपकी सारी चीज़ें डन हो जाएंगी, देन कम्स दी कंप्लीशन स्टेज। अगर ऑडिट 1000 घंटे का है तो 20%, 200 घंटे का टाइम प्लानिंग ले जाएगी, 500 घंटे का टाइम एग्जीक्यूशन स्टेज ले जाएगी, 300 घंटे का टाइम आपका कंप्लीशन स्टेज। बट फ़र्क पड़ता है, कुछ भी कितना भी हो सकता है, मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब एक दे दिया। आज का एजेंडा जो है, कमिंग बैक हेयर, इट टुक 5 मिनट्स के आसपास लग गए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल एवरीथिंग, बिकॉज अगर हम रिकॉल नहीं करते, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिविजन इज़ बेस्ड ऑन दिस थिंग कि एक पिरामिड शेप आप माइंड में लगाओ, जो नीचे जो होती हैं वो आप फर्स्ट लेवल पे जो पढ़ते हो, फिर उसको जब दोबारा पढ़ते हो तो उसको और छोटा हो जाता है वो, फिर दोबारा पढ़ते हो और छोटा हो जाता है, फिर दोबारा पढ़ते हो और छोटा हो जाता है। तो एक कीवर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाते हैं, जैसे वो कीवर्ड आप ट्रिगर करते हो, उसकी लेयर हटती है और नीचे की डिटेल खुलती है, फिर वो डिटेल को जब आप ट्रिगर करते हो वो खुलती है और डिटेल खुलती है। तो इस तरह से एग्जाम में जब आप बैठते हो, क्वेश्चन में ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं ना, तो वो जैसी ट्रिगर माइंड में बैठता है उसकी लेयर खुलती है और आपको आंसर पता चलता है। तो दिस इज वाई रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एजेंडा फॉर टुडे इज़ कंप्लीशन स्टेज में क्या करना है हमको। सबसे पहले गोइंग कंसर्न का असेसमेंट, उसके बाद चेकलिस्ट देखनी है, उसके बाद मिस स्टेटमेंट को इवेलुएट करना है, फाइनेंशियल फाइनल जो क्लाइंट से आने वाले हैं वो देखने हैं। अभी डिटेल में बात करने वाले हैं, क्यों घबरा रहे हो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। मैनेजमेंट से ऑडिटर कहता है मेरे सिर पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन लेटर में सब कुछ लिखवा लेता है। ऑडिट रिपोर्ट जो सबसे बड़ा टॉपिक है आज का, फाइनेंशियल्स के साथ जो क्लाइंट को, मेंबर्स को देना है, वो चीज़ हम डिस्कस भी करने वाले हैं, और कितनी टाइप की ऑडिट रिपोर्ट होती है दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस हियर। अच्छा, उसके बाद होगा आर्काइवल, विच मीन्स क्लोज करना है ऑडिट को। सो नंबर 1, तो यहाँ पे 8 पॉइंट है आपके कंप्लीशन स्टेज में। आज मेरे एक एक करके धीरे धीरे चलेंगे और इसको 15 मिनट में करते हैं ख़त्म। गोइंग कंसर्न असेसमेंट पे क्या करना है। देखो, कंपनी यार भविष्य में चल पाएगी या नहीं, ये ऑडिटर को असेस करना पड़ेगा। आई मीन एंटिटी को असेस करना पड़ता है, ऑडिटर को असेसमेंट जो है एंटिटी की वो चेक करनी पड़ती है कि वो सही है या नहीं। तो 2 लेवल पे असेसमेंट कर लो, एक तो फाइनेंशियल लेवल पे कर लो, एक ऑपरेशन लेवल पे कर लो। फाइनेंशियल लेवल पे नंबर से समझ आ जाता है, ऑपरेशन लेवल पे अदर देन नंबर जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट में, ऑपरेशनल लेवल असेसमेंट में हमें हेल्प करेंगे। एक एक करके चलते हैं। फाइनेंशियल लेवल असेसमेंट में क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी की कल माल भेजना है, ठीक है तो उसके लिए ख़रीदना पड़ेगा ना फिर, लेकिन सप्लायर कह रहा है पैसा पिछले भेजो तब देंगे, और आपके पास पैसा है ही नहीं। आपकी जो है कस्टमर ने आपको पैसा दिया नहीं, वहाँ फंस गए ना, कल का ऑर्डर मीट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको प्रोडक्शन जो है आपका वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि परचेज़ नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि वो कह रहे हैं पैसा चाहिए अप फ्रंट पिछला वाला, तभी अगला माल भेजूँगा। ये बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है बिजनेस में अगर वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज ना हो। इसलिए फिर उनको एक CC लिमिट अपनी बढ़वानी पड़ेगी और लोन उठाना पड़ेगा बैंक से, उसकी अपनी कॉस्ट होती है। तो ये काफ़ी अच्छे से मैनेज करना पड़ता है इस चीज़ को। तो यहाँ ऑडिटर ये चीज़ समझता है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है या नहीं, कंपनी कर पा रही है मैनेज चीज़ों को या नहीं, कुछ सरप्लस पड़ा रहता है वर्किंग कैपिटल में या नहीं पड़ा रहता। कैश फ्लो देखो, कंपनी जो पैसा सेल करके कमा रही है क्या उसको रियलाइज़ कर पा रही है पूरे साल में या नहीं, वो देखो, वो देखेगा ऑडिटर। लेंडर्स को और क्रेडिटर्स को सीधी बात है, जब जब प्रॉमिस टाइम है उस टाइम पे पेमेंट हो रही है या नहीं, इससे समझ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा क्लाइंट को अपने आप, मतलब ऑडिटर को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्लाइंट एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है, और अगर गोइंग कंसर्न एंटिटी होती है तो जो वैल्यूज़ होती हैं उसी पे दिखाना पड़ता है। तो अगर लिक्विडेट करने की इंटेंशन कंपनी की होती है या फिर ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि लिक्विडेट हो सकती है, कंपनी ख़त्म हो सकती है, बोरिया बिस्तर बांध के सब इस कंपनी का भत्ता बैठने वाला है, तब वहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू पे सारे एसेट्स को दिखाया जाता है। तो वो चीज़ अगर नहीं हो रही है तो आपको जो है वैल्यूज़ जो वहाँ पे हिस्टोरिकली शो हो रही है उसी वैल्यू पे आप फाइनेंशियल्स पब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशन लेवल असेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है, एंटिटी की खुद से इंटेंशन जो है वो आपको समझ जाएगी। क्या कहते हैं कि किसी आदमी को मिल गई उसका चरित्र पता चल जाता है,
ऐसे ही जब आप क्लाइंट को मिलते हो तो उसकी कंपनी के बारे में आपको पता चल जाता है कि क्या इसका विचार है, कि ये क्या करने वाला है आगे। अगर बड़े बड़े आदमी, कंपनी के मालिक, डायरेक्टर, मैनेजर्स ये इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं बड़े लेवल पे, इसका मतलब है कंपनी में कुछ गड़बड़ है, दैट नीड टू बी सी। अच्छा, एक आपका बहुत बड़ा कस्टमर था, उसको आप 25% जो सेल करते थे उसी से करते थे, और अगर वही आपका कस्टमर टूट गया, विच मीन्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, देखना पड़ेगा इसको भी। अच्छा, आप पे ना एक केस हो रखा है, किसी कंपनी ने आप पे केस किया है, और इसकी पेनल्टी इतनी आ रही है कि अगर ये केस आपके मत्थे पड़ गया तो आपका दिवालिया निकल जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसी कोई अगर आपको इंडिकेशन मिल रही है, गोइंग कंसर्न असेसमेंट फेल हो गया, कंपनी को रियलाइजेबल वैल्यू पे अपने आप को दिखाना पड़ता है। या फिर कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई कि जो आप प्रोडक्ट बनाते थे वो बैन ही हो जाए कंट्री में, तो या फिर आने वाली है वो अंदेशा हो उसके, तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट में वो भी देखना होगा। आपकी पहली चीज़ कंप्लीट होती है, उसके बाद 36,000 दुनिया जहान के लॉज कंपनी पे अप्लाई होते हैं। तो ऑडिटर क्या करता है, हर चीज़ चेक करने के लिए मुश्किल है, उसके लिए एक डिफाइंड चेकलिस्ट बना दी जाती है। जैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बहुत सारी चीज़ें बोलता है, तो उसकी एक चेकलिस्ट बना दी, ऑडिटर उस पर टिक टिक मारता रहता है कि हाँ ये भी कंप्लाई कर लिया। एज एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी एप्लीकेबल होगा, वो बहुत सारी बातें बोलते हैं, सारे की समरी फॉर्म बना लेती हैं, और उसके बेसिस पे वहाँ पे टिक्स लगा देते हैं टीम मेंबर्स। कंपनीज एक्ट बहुत सी बातें बोलता है, 164, 148 कॉस्ट ऑडिट, ये इंटरनल ऑडिट, बुक्स एंड अकाउंट्स को रखना है, वो सारी चीज़ों की एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। शेड्यूल 3, अच्छा आई रिमेंबर कि 2021 मार्च के मंथ के अराउंड एक चेंज आया था डिस्क्लोजर में, एडिशनल डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 में आया था, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहता है। तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्लोजर ऐड हुए थे शेड्यूल 3 में। तो अब हर चीज़ याद रखना ऑडिट के टाइम पे इट्स डिफ़िकल्ट, तो एक चेकलिस्ट बना ली, उसमें सब कुछ एक बार इनकॉर्पोरेट कर दिया, पूरी फॉर्म में स्प्रेड कर दो, और उसके बेसिस पे आप ऑडिट करो, सिंपल हो जाती हैं चीज़ें। सेबी अगर लिस्टेड क्लाइंट है तभी उसकी एक चेकलिस्ट होती है वो। और वेरी इंपॉर्टेंट, कारो 2020 में 21 क्लॉजेज हैं, उसकी चेकलिस्ट बनाई जाती है, और उसको देख लिया जाता है कि सारी चीज़ें जो हैं, जैसे पहला फिक्स्ड एसेट है, उसके डिस्क्लोजर एक एक करके लगाया कि ऐसा कंपनी में हो रहा है या नहीं, ऐसा हो रहा है या नहीं, तो वहाँ पे टिक लगाने पड़ते हैं दैट, क्योंकि ये साथ में ऑडिट रिपोर्ट के डिलीवर भी करना पड़ता है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, चेकलिस्ट आर डन। नंबर 3 इज इवेल्युएटिंग मिस स्टेटमेंट। आप ऑडिट करते हो, मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र आपका कोई भी क्लाइंट नहीं होता है, बहुत सारी गलतियाँ निकलती हैं। अगर तो क्लाइंट कह दे कि आपने जो गलती निकाली है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ और फाइनेंशियल में वो एंट्री डाल देता हूँ जो ऑडिटर सजेस्ट कर रहा है, तो ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्लाइंट कह रहे हैं जो आपने गलती निकाली है मैं नहीं ठीक करने वाला, दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो, मैं इस गलती को ऐसे ही पब्लिश करने वाला हूँ, तो ऑडिटर कहता है ओके। मुझे कोई, ऑडिटर क्या है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ बार्किंग ब्लड हाउंड, ऐसी कुछ एक सेइंग है ना। ऑडिटर बोलता है, मतलब एक भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं है। ऑडिटर आगाह कर देता है। अब क्लाइंट ना माने फर्क नहीं पड़ता ऑडिटर को, ऑडिटर जो है इम्प्लीकेशन देख लेता है, ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आ सकती है उस चीज़ की। ऑडिटर सिंपल रहता है, ऑडिटर को कोई बसड़ नहीं है, वो हाँ इस चीज़ को डिस्क्लोज जरूर करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे, उस पर क्लाइंट कंपेल नहीं कर सकता कि आप रिपोर्ट में ये डालो वो डालो। ऑडिटर की वो खुद की विल होती है, अपना डॉक्यूमेंट होता है, तो वहाँ पर उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। फोर्थ पॉइंट इज फाइनल फाइनेंशियल्स फ्रॉम क्लाइंट। जिस स्टेज पे क्लाइंट हमारे को फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेज पे देता है, स्टार्टिंग में जब ऑडिट स्टार्ट हो रहा होता है, बड़े गंदे फाइनेंशियल होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कराने पड़ते हैं, जैसे कि रेवेन्यू का रिवर्सल, जैसे कि गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री, कुछ माल है, इनवॉइस डेट जो है 31 मार्च से पहले की है, माल लेट आया, उसकी एंट्री डलवाता है ऑडिटर, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं ना यार। क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न, अच्छा इनकम टैक्स भी तो भरना पड़ेगा, सरकार जो है कहाँ से देश चलाएगी, तो उसकी एंट्री मारनी पड़ेगी। इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल। अच्छा इनवॉइसेस कुछ होते हैं वो नॉट रिसीव्ड होते हैं, बाद में आए, वही बात है, उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी एक्सपेंसेस की। शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर जो है क्लाइंट से जब फाइनल फाइनेंशियल आ रहे हैं, इंश्योर करना है सारे डिस्क्लोजर्स हो चुके हैं, यानी कोई छूटा तो नहीं, और फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए उसका, जैसा शेड्यूल 3 ने बोला है उसको उस जामे में लेके आओ, उस लहजे में लेके आओ, उस तरीके से फाइनेंशियल्स को बनाओ, कोई गड़बड़ मत करो। ये नहीं कि आपने कुछ का कुछ लिख दिया, शॉर्ट कर दिया, लॉन्ग कर दिया।
बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, फाइनल फाइनेंशियल क्लाइंट के आ चुके हैं, अब आपके पास एक कंफर्ट है, अब आप और बेटर एनालिसिस कर सकते हो, तो आप करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब अप्लाई होते हैं प्लानिंग स्टेज में, इनिशियली भी अप्लाई होते हैं, आप सीधा मैनेजर के साथ फाइनेंस हेड के पास जाते हो, बोलते हो ये वेरिएशन है, इसको एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दो, और फाइनल लेवल पे भी आप करते हो, और उसको FSLI वाइज रेवेन्यू, अदर एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, हर एक चीज़ का वेरिएंस है दैट यू विल डिस्कस। हर एक चीज़ का जो वेरिएंस है दैट यू विल डिस्कस। मार्केट का कोई चेंज आया है, उस लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, उस चीज़ को इनकैश क्लाइंट कर पाए या नहीं, दैट नीड टू बी सी। ठीक है, ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर लिया। अब क्या होता है ना, ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, अब ऑडिटर क्या है, कोई जिम्मेदारी अपने सिर पे नहीं लेना चाहता। जब आप क्या बोलते हैं लिखित में कोई आदमी लिख के देता है ना, तो वो एक बहुत बड़ा एविडेंस बन जाता है। तो क्लाइंट को बोला जाता है हर बार कि आप लिख के दे दो कि आपने जो एविडेंस दिया है वो सही है या नहीं। और जब वो लिखता है तो उसको ऐसी फीलिंग होती है कि यार कुछ अगर गलत दे दिया और मैं लिखित में दे रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हर साल ऑडिटर की प्रैक्टिस होती है कि क्लाइंट से लिखवा के ले लेता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, और आपने जो हमें एविडेंस दिए हैं वो ट्रू हैं, बिल्कुल आप ऐसा मानते हैं, दैट्स इट। ऑडिटर के लिए एक एडिशनल सेफगार्ड भी बन गई वो चीज़। 7 पॉइंट आता है ऑडिट रिपोर्ट विद द फाइनेंशियल्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो हम क्या देने वाले हैं, हम अपने वर्किंग पेपर थोड़ी ना क्लाइंट को पकड़ाने वाले हैं, मेंबर्स को क्या देने वाले हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं। तो वो ऑडिट रिपोर्ट जो है आफ्टर असेसमेंट बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको अनमॉडिफाइड देनी है रिपोर्ट तो क्यों, और मॉडिफाइड देनी है तो क्यों, वो चीज़ सोचनी पड़ती है ऑडिटर को, कंसिडरिंग द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऊपर लिखता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट अनमॉडिफाइड ओपिनियन तब देते हैं जब उसकी सारी चीज़ें क्लाइंट की ठीक होती है और मटीरियलिटी जो आपने लेवल सेट करा होता है मिस्टेक्स उससे नीचे की ही रहें। ठीक है, मटीरियल नहीं है, मिस स्टेटमेंट होंगी, एग्जिस्ट तब भी करती होंगी, पर वो मटीरियल नहीं होगी, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर दे देता है। अब आता है मॉडिफाइड ओपिनियन, मोडिफाइड ओपिनियन जो होती है, बिल्कुल इसमें आपकी कुछ ना कुछ क्लाइंट ने गड़बड़ करी है, तब जो है आप ओपिनियन को मॉडिफाई करते हो। या तो आपको मिस स्टेटमेंट मिली है जो कि आपकी मटीरियलिटी लेवल से ऊपर है, या फिर आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले, दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, इन बोथ द केसेस आपको मिस स्टेटमेंट मिले विच आर मटीरियल एंड ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, दोनों केसेस में अगर परवसिव इम्पैक्ट नहीं है तो आपको देनी है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या बोला मैंने, मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो तो और परवसिव इफेक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट नहीं मिले और परवसिव इम्पैक्ट नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन इन बोथ द केसेस। ये परवसिव होगा अगर तो क्या होगा, अगर परवसिव होता है इन फर्स्ट केस जहाँ पर मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर को मिलती है तो वहाँ पर ऑडिटर देगा एडवर्स ओपिनियन, और जहाँ अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को नहीं मिलते हैविंग परवसिव इफेक्ट तो वहाँ पर ऑडिटर देगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वो डिस्क्लेम कर देगा, वो ओपिनियन ही नहीं देने वाला, मतलब ओपिनियन देगा पर कहेगा आई एम डिस्क्लेमिंग फ्रॉम द ओपिनियन। और हाँ, परवसिव का मतलब इफ़ यू वांट टू नो, या दैट इज़ लाइक, हाँ होता क्या है परवसिव। परवसिव का देखो ऐसा मतलब होता है कि कोई ऐसी गलती है जिसका पूरे फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट है, तो वो एक एक लिखता नहीं फिरेगा, क्योंकि क्वालिफाइड जब ओपिनियन दी जाती है वहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ता है बेसिस फॉर ओपिनियन जो है, मैंने क्वालिफाई क्यों, या मैंने इस वजह से किया। जब आप नहीं लिख सकते, उसका हर जगह ही इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, या तो एडवर्स ओपिनियन दे देंगे, या फिर अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे, दैट इज इट। ओके, तो पहला जो डॉक्यूमेंट हम मेंबर्स को देते हैं वो होती है ऑडिटर्स रिपोर्ट। सेकंड जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो होता है रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ये क्या नई चीज़ आ गई, देखो ये नई चीज़ नहीं है, ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 जब आप पढ़ोगे वहाँ पे लिखा होता है ऑडिटर को कमेंट करना पड़ता है कंपनी के कंट्रोल्स के ऊपर, फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो होते हैं उन पर ऑडिटर को कमेंट करना पड़ता है। बट कुछ कुछ कंपनी में नहीं करना पड़ता, जैसे कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, टर्नओवर 50 करोड़ से ही नीचे है, ठीक है, बोरोइंग जो ली थी वो 25 करोड़ तक की नहीं है, उससे कम की है, तो इन कंपनीज पे ऑडिटर को कमेंट नहीं करना पड़ता इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ऑडिटर रिपोर्ट के नीचे ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर ही लिख देता है कि एक एनेक्शर ए है, वहाँ जाओ
और IFC की जो हमारा कमेंट IFC को वो देख लो। एक हमारा कारो भी होता है, तो ऑडिट रिपोर्ट में हम बोल देते हैं जाओ एनेक्शर B में देखो, एक कारो पे रिपोर्ट दी हुई है हमने 21 क्लोजेस में, पूरे रिपोर्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कंपनी की कंप्लायंस उस पर। जब ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए, ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन IFC एंड कारो रिपोर्ट, दीज 3 डॉक्यूमेंट्स आर साइंड बाय द ऑडिटर ओनली, ठीक है। इसके बाद लगते हैं फाइनेंशियल्स विच आर साइंड बाय डायरेक्टर्स एंड आफ्टरवर्ड्स द ऑडिटर। ऑडिटर सर्टिफाई करता है, लेकिन डायरेक्टर को पहले खुद से साइन करके देना पड़ता है कि हाँ हम ये ऑडिटर जो है, हम ये फाइनेंशियल्स हैं ऑडिटर्स को दे रहे हैं, और ऑडिटर्स सर्टिफाई करता है फिर फाइनेंशियल्स को। उसमें होती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट, जो एक्सप्लेन करता है इन सारे बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकी डिटेल वहाँ पे दी जाती है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। जिस दिन ऑडिटर फाइनेंशियल्स को साइन करने वाला होता है उस दिन एक बोर्ड मीटिंग होती है। पहले बोर्ड एक्सेप्ट करता है, बोर्ड पहले अप्रूव करता है उन फाइनेंशियल्स को, साइन होते हैं वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उन फाइनेंशियल्स पे, फिर वो ऑडिटर के पास आते हैं फाइनेंशियल्स, फिर ऑडिटर साइन करता है उन फाइनेंशियल्स को, फिर वो फाइनेंशियल्स जाते हैं मेंबर्स के पास एनुअल जनरल मीटिंग में, जहाँ पे वो अडॉप्ट कर लिए जाते हैं फाइनेंशियल्स। समझे? आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कंप्लीशन में मैंने आपको बताया, इट इज़ ऑडिट रिपोर्ट विथ फाइनेंशियल्स। यही हमारे डिलीवरेबल्स बनते हैं, यही हम एक्चुअल में देने वाले हैं, और पूरी दुनिया इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखने वाली है। ऑडिटर की बात, जो प्रोफेशन है वो डिग्निफाइड प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि वो जो ऑडिट रिपोर्ट जो दे रहा है, वो ऑडिट रिपोर्ट एक थरो असेसमेंट के बाद दे रहा है। अपने उसके पास वर्किंग पेपर है, हर चीज़ को, हर एक लाइन आइटम जो वहाँ पे फाइनेंशियल्स में दिया गया है, नोट्स में जो भी डिस्क्लोजर हुआ है वो अप्रोप्रिएट है। ऑडिटर ने सारे लॉस को पढ़कर चेक किया है और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं रही विच वॉज मटीरियल जो लोगों को पता होनी चाहिए और लोगों को नहीं पता चल पाई। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी वजह से इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, लास्ट छोटा सा पॉइंट है आर्काइवल ऑफ ऑडिट फाइल। आपका जो वर्क पेपर है वो ऑडिट फाइल जो है, पहले तो एक वो पुराने ज़माने में कंप्यूटर यूज़ नहीं हुआ करते तो एक हलफनामा पूरा ऐसे फाइल मोटी से बन जाती थी, वहाँ पे वर्किंग पेपर लगे होते हैं, पर अब वो सिस्टम बदल चुका है। अब क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर में बना दी जाती है क्लाइंट की फाइल, और उसमें लिख दिया जाता है हर क्लाइंट की हर साल की अलग फाइल बना दी, उसमें ऑडिट वर्क पेपर एक्सेल में लगा दिए, जोड़ दिए उसमें। अब क्या करना है, क्लोज करना है उसको। ऐसा कर देना है कि वो एडिक्ट ना हो पाए, कि छेड़खानी ना हो। भाई ऑडिट हो गया, अब कोई इसमें छेड़खानी नहीं हो, क्योंकि साइन कर दिया आपने ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन, उसको साइन ऑफ डेट बोलते हैं, और वही दिन आपका निर्धारित हो जाता है कि इस दिन के बाद कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, तो जो साइन ऑफ डेट होती है उस दिन ऑडिटर साइन करता है, फाइनेंशियल्स को डायरेक्टर साइन करता है, उस दिन सब काम खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद 30 से 60 दिन और मिलते हैं क्या करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर में जो आपका ऑडिट सॉफ्टवेयर है उसमें जो ऑडिट फाइल है, अगर उसका फॉर्मेट वगैरह थोड़ा ठीक करना है वो सब आप कर सकते हो। उसके बाद 30 से 60 दिन आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और करनी पड़ती है, कुछ कागज़ जो होते हैं अभी भी प्रिंटेड फॉर्म में आते हैं ना, तो उनको रिटेन करना पड़ेगा ना। ऐसे 230 पे आप मुझे ये बताओ रिटेंशन पीरियड कितना लिखा हुआ है, ऑडिटर को कब तक डॉक्यूमेंट्स रिटेन करने पड़ते हैं, अपने वर्क पेपर्स कितने साल तक रखने होते हैं, कमेंट में बताना। तो वो पीरियड जो है वो लैप्स अच्छा हाँ 30 to 60 डेज डिपेंड करता है फॉर्म के ऊपर, कि वो जो कागज़ वो आए हैं उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए इतना टाइम मिलता है। यहाँ पर आपका जब ऑडिट डन हो जाता है और फिर अब तो पार्टी करने का टाइम है। जब ऑडिट डन हो गया कंप्लीशन की, वो ऑल द 8 स्टेजेस आर कंप्लीटेड, फाइनेंशियल साइन हो चुके हैं, डायरेक्टर ने साइन करके हमें दिए, हमने साइन करके भेज दिए, आर्काइवल हो चुका है, पार्टी का टाइम आ चुका है। कब दे रहे होगा इस पार्टी? ठीक है, यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। सीरीज़ वीडियो, ये जो सीरीज़ थी 3 वीडियो में मैंने सीरीज़ बनाई, रिसर्च में भी मुझे थोड़ा लगा इसमें टाइम, और आज तो मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो थोड़ी मेहनत लगी। इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, इफ़ यू बिलीव कि हाँ कुछ तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, सो यू कैन प्रेस द लाइक बटन टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस. You can subscribe to the channel. Thank you very much guys for watching the video.